की हाईकमान ने वक़ार रसूलवानी को हटाकर पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा को जम्मू कश्मीर पार्टी का सदर मुकर्रर किया। पार्टी के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि तारिक हमीद कर्रा के तजुर्बे और सीनियरिटी से पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने एक सरप्राइज मूव किया और इसके तहत पार्टी ने जम्मू कश्मीर इकाई के जो प्रेसिडेंट थे वक़ार रसूलवानी उनको हटा के तारिक हमीद कर्रा जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उनको नॉमिनेट किया गया, नियुक्त किया गया एज ए प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ तारक चंद और रमन बल्ला वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आखिर असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट के फौरन बाद कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी ये मूव करने की, इस पर बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के और चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज गया और बिगुल बजते ही आपने इतना बड़ा कदम पार्टी हाईकमान, आखिर जरूरत क्या पड़ी थी? ये तो बाद में भी हो सकता था या आपको लगता है कि ये जरूरत थी? देखिए, चुनाव है, कोई जरूरत महसूस की हाईकमान ने और लीडरशिप ने, और उन्होंने एक और एक्सपीरियंस्ड लीडर जो कि एमपी भी रहे, वित्त मंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस और ज्यादा है, इसलिए उनको मौका दिया गया। ये चुनाव है और जो हमारे अध्यक्ष थे वक़ार रसूल पहले, उन्होंने भी अच्छा काम किया। 2 साल का अरसा नॉर्मल टेन्योर होता है, उनकी भी अप्रिसिएशन हुई। उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो अपेक्स बॉडी है उसमें स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया। एक मुश्किल दौर आया था जब वो बने, उसके बाद कुछ लोग चले गए हमारी पार्टी से, उन्होंने भी दौड़ भाग करी, संभाला और पार्टी को मजबूती दी। लेकिन इस वक्त थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड नेता की और साथियों की जरूरत थी। कोऑर्डिनेशन से पार्टी लड़ेगी। अभी कुछ और भी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि चुनाव एकदम से अनाउंस किया गया। ये चीजें पाइपलाइन में पहले से थी और उसका ऐलान कल हुआ, तो उनको अपना अपना रोल सबको दिया गया। और भी नेता को यहाँ एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, 3 बार विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, दलित नेता हैं, स्पीकर रहे, उनको भी ऐड किया गया। रमन भल्ला जी अच्छा काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक सक्षम तरीके से टीम बनाने का प्रयास हुआ है। हम समझते हैं कि टीम स्पिरिट में और कंपोजिट लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव का ऐलान हुआ है, इसलिए सब लोग उस तरफ जो है वो रुजू करेंगे कि अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी उभर के आएगी। सवाल ये है कि वक़ार रसूलवानी को अभी हटाना, जबकि बहुत सारी चीजें आपने खुद कहा कि अचानक से हुआ, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, अब उनको हटाया, दूसरे को लगाया, बहुत सारी चीजें, सिर्फ चीजों का ध्यान रख के किया जाता है। आपको लगा अचानक से हुआ है, लेकिन चीजों पे विचार विमर्श चलता रहता है कि कहीं एलायंसेज हैं, कहीं नहीं हैं। वो कश्मीर से बड़े नेता हैं, उनका भी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना, ये पार्टी के फैसले होते हैं, इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि सोच समझ के इस तरीके से मशवरा करके ये काम किया गया। लेकिन कुछ नेता आपके ही, उनसे जब बात हुई, वो कहते हैं कि इस वक्त पे ये चीज करना, ये स्टेप उठाना, कहीं न कहीं हाईकमान ने कुछ गलती तो की है, क्योंकि ये चीजें बाद में भी हो सकती है। या आपको लगता है ये नीड ऑफ आवर था? देखिए, उन नेताओं को कहो के सामने आकर के एक बात कहें, चुनाव बिल्कुल ठीक है एकदम से, लेकिन चुनाव एकदम से अनाउंस किया गया, उसका मकसद नहीं, शायद चुनाव के लिए ही ये जरूरी समझा गया। और मैंने आपको कह दिया कि भाई एक तब्दीली लाई गई है, लेकिन पार्टी के अंदर है, उनका पद भी बढ़ा दिया गया और सब लोगों से कोशिश की जाएगी कि उनसे काम लिया जाए। इस वक्त कलेक्टिव लीडरशिप और सबको मिलके चुनाव के लिए ही पार्टी होती है और पार्टी के अंदर सबका इज्जत होती है अगर पार्टी मजबूत होगी। रविंद्र शर्मा कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट की चेंज हुई है, जो प्रेसिडेंट बदल दिया गया है, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत है। एक बेहतर और एक्सपीरियंस्ड आदमी को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी मुफाद में, पार्टी के हित में ये सारा फैसला किया गया और उनका ये भी दावा है कि पार्टी जो अगली सरकार जो है कांग्रेस के बिना यहाँ नहीं बन सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद किया गया और इजलास की सदारत फारूक अब्दुल्ला ने की और उन्होंने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। इजलास में पार्टी मंशूर पर गौर किया गया और इस अहम मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने शिरकत की और इंतखाबात समेत कई दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया।
जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अब 3 फेजेज में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से सरगर्म हो गई है। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आज कई ज्वाइनिंग्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में की गई है। अजय सोडोत्रा मेरे साथ हैं, फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर मोस्ट पार्टी लीडर हैं जम्मू से। इम्तिहान की घड़ी अब आ रही है, आप तैयार हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होती है, इलेक्शन मोड में होती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में वोट का हक दिलवाया था और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होती है। इम्तिहान इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि ये जो मरहला है, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, धारा 370 खत्म हो चुकी है, बीजेपी 50+ का आंकड़ा नारे दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, उमर साहब कंफर्टेबल नहीं है। 50+ का आंकड़ा बीजेपी कह रही है और वो बड़े जोर शोर से कर रही है। और धारा 370 जो आपका सबसे बड़ा नारा था वो अब ठंडे बस्ते में। चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस तो हर इलेक्शन में होते हैं, ये सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं। बाकी जहां तक तल्लक है नारा देने का, नारा तो आप 90 का भी दे सकते हो, नारा देने में कोई रोकता है? यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया, वो तो 300 से नीचे आ गए, क्योंकि फैसला लोगों ने करना है, मेरे नारे से कुछ नहीं होगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि 50 पार, उनको ये पूछिए कि आप जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई, आपका वोट 50% गिर गया, जो मिला भी वो मोदी जी के नाम का मिला। आज असेंबली की बात है, असेंबली में वोट इनका और गिरने वाला है। आप कहते हैं 50 पार, मैं समझता हूं लोगों को जो मैं मिलके महसूस करता हूं कि ये लखनपुर पार। नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कल से मैं खुद भी हैरान हूँ, फारूक साहब कह रहे हैं मैं भी लड़ूंगा, उमर साहब कह रहे हैं मुझे, वो फारूक साहब कह रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे, उमर साहब कह रहे हैं मुझे पार्टी का प्रेशर है, मैं लड़ सकता हूँ। ये एक पेज पे क्यों नहीं है दोनों मतलब बाप बेटे? दोनों एक पेज पे है। इलेक्शन जो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो वर्किंग कमेटी पिछले दिनों 2 दिन की हुई, तमाम मेंबरान ने उमर साहब से रिक्वेस्ट की कि अपना फैसला रिकंसिडर करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कैडर ऑफ द पार्टी। वो लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा के लिए अंबेडकर पार्क राजौरी में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान जमा हुए और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद की क़यादत में आपस में मिठाइयां तकसीम की। जेकेपीसीसी के सदर के तौर पर तकर्रुरी के पार्टी के फैसले का शुक्रिया अदा किया। कारकुनान का कहना है कि तारिक करा की काबिल रहनुमाई में पार्टी असेंबली इंतखाबात में नई बुलंदियां हासिल करेगी। सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक सेकुलर लीडर, एक असूल वाले आदमी को रियासत जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बनाया है। और प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए हैं, तारा चंद जी और रमन बल्ला जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आज रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशी का माहौल है, क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। और जनाब तारिक हमीद करा साहब जो है पीसीसी अध्यक्ष बने हैं और हम सब जो साथी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान हैं, जो वर्कर हैं, सब मिलकर। हमारे साथी समीर भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, ये जो पहले ही कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि जो विकार सुलवानी है उनको हटाया जा सकता है, ये भी समझा जा रहा है कि इसका लिंक जो है गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ा हुआ है, तो अभी जो है जो कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कोई सडन फैसला नहीं है, सोच समझ के लिया जा रहा है ताकि चुनाव में जो है आने वाले इलेक्शन में उसका फ़ायदा हो सके, लेकिन आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कई दिनों से ये चर्चाएं गर्म थी कि कांग्रेस में एक बड़ा चेंज होगा और टॉप लेवल पे चेंज होगा जम्मू कश्मीर का, और वो हो भी गया। कल जिस तरह से शाम को ऑर्डर आया, विकार सुलवानी जिस तरह से उनको हटा के फिर तारिक हमीद करा को रखा गया है, उनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के बाद फौरन बाद एक और डेवलपमेंट आई है। ताज मुहिद्दीन जो कि बीपीएपी के ट्रेजरर थे और एक बड़े नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उड़ी से ताल्लुक रखते हैं, वो 20 अगस्त को ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस। उन्होंने खुद मेरे से बात की फोन पे, उन्होंने कहा कि वो 20
तारीख को ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। तारिक हमीद कर्रा की उपस्थिति में श्रीनगर में करेंगे और भी दिल्ली से कई नेता वहां पे जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमें खबर मिली है कि और सारे कोई नेता जिसमें उस्मान मजीद जिन्होंने अभी अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कब करेंगे इसका अभी पता नहीं है। इस तरह इम्तियाज परे जो कि फॉर्मर एक कुका परे जो थे, एक बड़े मिलिटेंट टर्न पॉलिटिशियन, अवामी लीग उनकी हुआ करती थी, उसके बेटे हैं इम्तियाज परे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। इसके साथ साथ जो हमें सूचना मिली है कि कई और नेता भी कांग्रेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डीपीएपी से ताल्लुक रखते हैं और बाकी पार्टियों से, तकरीबन जिनका तकरीबन 6 से 7 ऐसे नेता हैं, ऐसे लीडर हैं जो कि अब पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। क्योंकि इनमें से कई नेताओं का, कई लीडरों का ये कहना था कि वो अभी के जो लीडर हैं, अभी के जो नेता हैं वकार रसूल वानी, उनके साथ उनका थोड़ा बहुत इशू चल रहा था। वो कह रहे थे कि अगर रिजीम चेंज होता है, अगर लीडरशिप चेंज होती है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब वकार रसूल वानी नहीं है पार्टी प्रेसिडेंट, तारिक हमीद कर्रा है, तो अब ताज मोहिद्दीन और उसके साथ साथ कई और लीडर जो हैं पार्टी के, बाकी पार्टियों के, वो अब कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से एक और खबर जो बड़ी है वो है चौधरी जुल्फिकार अली जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं और अपनी पार्टी के कदावर नेता थे। वो आज अमित शाह से मिले, होम मिनिस्टर से मिले दिल्ली में, और कल सुबह जी कृष्णा रेड्डी, तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में वो जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और दरहाल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बीजेपी से, क्योंकि वो प्रोमिनेंट गुज्जर लीडर हैं, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पे। तो अदला बदली, आयाराम गयाराम, जिस तरह हम कह रहे हैं कि सियासत में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो सियासत में यह है कि मौसम सर्द हो चुका है, बरसात है, बारिशें हो रही है, लेकिन सियासी पारा जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि होना भी है। इलेक्शन में बहुत कम टाइम रह गया, 1 महीने के अंदर 6 अक्टूबर तक पूरी तस्वीर, 4 अक्टूबर को पूरी तस्वीर साफ होगी। इलेक्शन में बहुत कम, वोटिंग में बहुत कम टाइम है, कैंपेनिंग बहुत तेजी से अब चलेगी, लेकिन जो लीडर है वो अपना पाला बदल रहे हैं। जो आपने दूसरी बात कही गुलाम नबी आजाद की, देखिए हमने ये कभी नहीं कहा था कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, हमने ये कहा कि वो कांग्रेस जा सकते हैं। ऐसी सूचना हमें मिली थी, ऐसी खबरें मिली थी दिल्ली से, और दिल्ली से हमें ये भी खबरें थी कि जो ताज मोहिद्दीन है या बाकी नेता जिनकी हमने बात की, वो भी पहले से ही टच में थे कांग्रेस के, और अब क्योंकि उनको टिकट का भी है कि उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, स्क्रीन कमेटी कांग्रेस की बैठने वाली है 19 तारीख शाम को, तो उन चीजों पर भी मंथन होगा। तो कांग्रेस में क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वकार रसूल वानी को हटाने के पीछे ये चाहना कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद का था, इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद और वकार रसूल वानी का आपस में एक पर्सनल राइवलरी भी बन गई थी उनकी, हम ये कह सकते हैं। हालांकि पॉलिटिकल राइवलरी तो होती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद और वकार रसूल वानी में हमने देखा जिस तरह से उनकी लहजा या दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशा कर रहे हैं, तो वो एक पर्सनल हो गया था। तो हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद, जो हमारे सूत्र भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की एक डिमांड ये भी हो सकती है कि वकार रसूल वानी को पद से हटाया जाए, तब मैं सोचूंगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि उनकी बातचीत कांग्रेस से कई दिनों से चल रही थी, वो कहां तक पहुंची, कहां तक उसका प्रोग्रेस हुआ, कहां तक वो आगे चली है, उसका अभी सोर्सेज जो है वो पूरा कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद बैठने वाले नहीं है, वो भी अपनी पॉलिटिकल, अपनी एक सियासी राह देख रहे होंगे। लेकिन जो जोड़ तोड़ है, जो लीडर्स का आना जाना है, वो अपनी पार्टी से लोग निकल रहे हैं, डीपीएपी से निकल रहे हैं, और डीपीएपी में जिस तरह से कई नेता और नेता जिनकी मैं अभी जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई नेता जो उनके अभी बच्चे हैं, उनमें से कई और नेता हैं जो कांग्रेस के इन टच में हैं, और वो भी जा सकते हैं, ऐसी सूचना ऐसा कंफर्म कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस के सोर्सेज। तो ऐसे में अगर ये तमाम लीडर जो है जिन्होंने अभी तक कांग्रेस में ज्वाइन करने की बात जिनकी सामने आ चुकी है, आप जैसा कह रहे हैं कि और कुछ ऐसे लीडरान हैं, अब अगर ये भी होता है मुमकिन कि गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस वापस ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे में क्या सिचुएशन कितना बदल जाती है, और गुलाम नबी आज़ाद के लिए क्या ये जो अभी की सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो बेहतर होती है? क्योंकि हर पार्टी ने अभी तक तो यही ऐलान किया है कि सब अकेले ही आने वाला इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन में फिलहाल किसी के अलायंस की बात नहीं आई है। तो कांग्रेस के लिए ये कैसी खबर रहेगी, और गुलाम नबी आज़ाद का इसमें क्या फिर जो है उनका रोल कैसा रहेगा? रोल
देखिए, उनका रोल अगर वो कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं कि अगर उन्होंने ये मन बना लिया कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस हो सकता है, क्योंकि सीएम पद के जो बड़ा एक चेहरा है उनको लाया जा सकता है। देखिए, उसमें एक दो चीजें हैं। पहला फैक्टर ये है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दो ऐसे चेहरे थे जिनको पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीएम पद के लिए आगे कर रही थी। हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी भी असमंजस में है, लेकिन उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो यूटी के अंडर जो रिजीम है उसमें वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस में दोबारा जो नेता जो चले गए, चाहे अपनी पार्टी में गए या बाकी पार्टियों में, डीपीपी में चले गए, फिर वापस आते हैं और गुलाम नबी आजाद भी वापस आते हैं, तो हो सकता है गुलाम नबी आजाद को फिर एक बार यहाँ पे एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको लाया जाए या सीएम पद के लिए, क्योंकि कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी अपनी तरफ से, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, अगर बीजेपी ये कह रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो कांग्रेस भी वही दावा कर रही है। वो कहती है कि हम पहली बार यहाँ पे अपने दम पे बहुत सालों के बाद अपनी सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस भी हारने वाली नहीं है। और जो हमें सूचना है कि बहुत सारे नेता, जो मैंने जिस तरह से बात की कि कई नेता कांग्रेस में जाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी, गुलाम नबी आजाद का अगला रुख क्या होगा वो उनके अगले रुख पे डिपेंड होगा। उनका रोल क्या रहने वाला है, अगर वो डीपीएपी में रहते हैं तो क्या रोल रहेगा, या किसी और के साथ अलायंस करते हैं या कांग्रेस में जाते हैं, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि अगले 5 से 6 दिनों में गुलाम नबी आजाद क्या करने वाले हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर ये है कि ताज मोहिउद्दीन का कंफर्म हो चुका है, और भी कई नेता जिसमें उस्मान मजीद, इम्तियाज परेख, गुलजार अहमद वानी या कई और नेता हैं, वो भी इन टच हैं कांग्रेस के, और ये कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन चौधरी जुल्फिकार अली जो कि बड़े नेता हैं और अपनी पार्टी से थे, पहले पीडीपी में रहे, वो भी अब कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो अब जैसा कि आपने बताया कि अब चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब पॉलिटिकल लीडर्स की भी पार्टी बदलने का वक्त आ चुका है। ये जो है चुनावी माहौल का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि ऐसे में देखने को मिलता है कि पार्टियां जो है वो लीडर्स जो है वो पार्टियां बदलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक की जितनी भी हम पॉलिटिकल सरगर्मियां देख रहे हैं समीर, ऐसे में आने वाले चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि खासतौर से अब जब पीडीपी की तरफ से भी हम देखते हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि हम भी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कामयाबी हासिल करेंगे, उनकी पोजीशन के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, पीडीपी अपनी तरफ से कोशिश करे, और पीडीपी के लिए एक थोड़ी सी राहत आ गई जब कई नेता जो बाकी पार्टियों में चले गए थे 2018 के बाद वो वापस आए। जैसे सईद बशारत बुखारी भी उनके वापस आ गए, और भी कई नेता वापस आए, वो थोड़ा उनके लिए राहत है। लेकिन कई और नेताओं के पार्टी में वापस आने की भी चर्चा है, वो भी एक उसके लिए राहत है। लेकिन पार्टी पीडीपी एज अ होल कितना कर पाती है, क्योंकि वो इतना सेटबैक मिला है उनको 2018 के बाद। हालांकि लोकसभा इलेक्शन में पार्टी ने 3 सीटों पे चुनाव लड़ा कश्मीर की, और 3 सीटों पे कई जगहों पे अच्छी परफॉर्मेंस दी, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में अच्छा परफॉर्म किया। पार्टी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। लेकिन पार्टी अगर महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका कितना असर पड़ेगा, क्या काडर उससे प्रभावित होगा, क्या मुतासिर होगा, या काडर कि महबूबा मुफ्ती कैंपेनिंग के जरिए काडर को दोबारा यूनाइट रखती है, उसको मुतहरिक रखती है, उस पर सबकी नजरें रखती है रहेगी। लेकिन देखिए, पीडीपी का अपना एक काडर है, उनका अपना एक वर्चस्व है कई जगहों पे, खासकर साउथ कश्मीर में पार्टी ने हमेशा अच्छा किया। लेकिन अभी साउथ कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेंट मारा है, और वहां से पार्टी का एमपी आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोकसभा इलेक्शंस में। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने के लिए पीडीपी क्या करती है, क्या उनका अलायंस रहेगा, किसके साथ वो अलायंस करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीडीपी भी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, और पीडीपी ये कह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, और जम्मू में भी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जहां जहां पार्टी ने अभी तक चुनाव में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया या लड़ा नहीं है, वहां से भी चुनाव लड़ने की बात वो कह रही है। तो पीडीपी भी अपनी तरफ से बहुत ही अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है। इसी तरह से कांग्रेस, जिस तरह मैंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल से यहाँ पे थे जम्मू में, परसों वो चुनाव वैली में हर जगह पे घूमे, और आज देखिए, आज सुबह वो चले गए और वहां पे दिन भर मीटिंगों का दौर चलता रहा पार्टी हेडक्वार्टर में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो उनका मंशूर है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसको भी वो 2-3 दिन में फाइनल करने जा रही है।
बीजेपी भी अपना समीर, मैनिफेस्टो जारी नेशनल करेगी, कॉन्फ्रेंस जो है अपना मंशूर कांग्रेस जो है भी वो इसी तैयार मुद्दे- कर लेगी, लेकिन ऐसे में आप भी देख रहे हैं, कंटिन्यू आप भी कवर कर रहे हैं इस चीज को कि मीटिंगें तो हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में तालमेल क्यों नहीं दिख रहा? देखिए ये बड़ी मैंने आज भी अजय सडोत्रा से बात की, उनसे मैंने ये पूछा कि देखिए उमर साहब ने कल कहा था कि मेरा पार्टी कैडर जो है उनका मेरे पे दबाव है, हो सकता है मैं चुनाव लड़ूं, मैं अभी लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला से मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक चीज कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला एक चीज कह रहे हैं, तो पूरा उनमें वो तालमेल दिखा नहीं। लेकिन हाँ, अब फारूक अब्दुल्ला वापस गए हैं, उन्होंने कहा कि हम हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वर्किंग कमेटी है, वो मिलके बैठेगी और देखेगी कि क्या उमर अब्दुल्ला और जो यहाँ के लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने भी मुझसे कहा कि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, उन पर दबाव है, हमने उन पर उनका वर्किंग कमेटी का दबाव उन पर है, सारे लोग ये चाहते हैं, उनका जो कैडर है वो भी ये चाहता है कि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े और वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन क्या वो लड़ते हैं ना लड़ते हैं वो तो कुछ दिनों में पता ही चलेगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो नहीं लड़ेंगे, उससे लगता है कि उनमें अभी पूरा एक इक्वेशन जो है पूरी तरह से वो इस चीज पे सहमत नहीं है, उसमें असमंजस है, उसमें अभी कंफ्यूजन है कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सीएम फेज बनेगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह है कि अगर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं, उमर अब्दुल्ला नहीं, तो फारूक अब्दुल्ला ही सीएम फेस होंगे, और अगर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं, फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ते, तो उमर अब्दुल्ला ही सीएम फेस होंगे। जाहिर तौर पर दोनों पे नजर रहेगी कि कौन चुनाव लड़ता है, क्योंकि आखिर में जो चुनाव लड़ेगा उसी के अंडर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बिल्कुल समीर, ये लाजमी है कि हर पार्टी का कैडर जो है वो ये चाहता है कि उनका लीडर जो है वो चुनाव लड़े, और उमर अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े चेहरे हैं, और जाहिर सी बात है लोग चाहेंगे कि वो जीते, लड़े और जीते, तो उनका कैडर भी ये पूरी कोशिश करेगा। बावजूद इसके कि वो क्लियरली लगता है कि जब तक स्टेटहुड, उन्होंने लगातार ये बयान दिए भी हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर ना हो तो वो नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का ये प्रेशर उन पर जरूर रहेगा। समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हुड्डा ने कहा 4 अक्टूबर को बीजेपी हरियाणा से होगी बाहर। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा सिंगल डिजिट में रहेगी बीजेपी, हाईकमान तय करेगा कांग्रेस कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर हमला किया, कहा रियासती हैसियत सिर्फ बहाना है। आइए सुनते हैं तरुण चुग ने क्या कुछ कहा। घर का मसला है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव होंगे, समय पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 3 परिवारों ने जब सत्ता में रहकर अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार ने वहां परिसमन ही नहीं किया था। परिसमन हुआ, वोटर लिस्ट बनी, सभी पार्टियों की भागीदारी हुई, अब चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया है, सभी को मिलकर जनता के पास जाना चाहिए, और जनता का मत क्या है वो निश्चित रूप से इन 3 परिवारों में खलबली है, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर साहब लोकसभा चुनाव हार गए, मुफ्ती परिवार की राजकुमारी महबूबा जी चुनाव हार गई, गांधी नेहरू परिवार तो खाता नहीं खोल पाया। ऐसे में घबराहट है, स्टेटहुड तो बहाना है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने आज एलजी इंतजामिया के 1947, 1965, 1971 के पीओजे के बेघर अफराद और मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद को इनखला की जमीन पर मिल्कियत हुकूक देने के फैसले की सताइश की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुप्ता ने कहा कि ये मुहाजिरीन खुश हैं क्योंकि इन लोगों की तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मांग बिलाखिर पूरी हो गई है और अब वो इस जमीन के मालिक होंगे। कश्मीर के जो हमारे वेस्ट पाक के हमारे जो रिफ्यूजी हैं उनकी तरफ से कि एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कल सुनाया गया है
1947, 1965 और 1971 की 30,000 से उस समय के 30,000 से ज्यादा परिवारों को जो जिन जमीनों के ऊपर वो बैठे हुए थे, अवैक्यू प्राप्ति की जिन जमीनों के ऊपर वो बैठे हुए थे, कस्टोडियन लैंड के ऊपर वो बैठे हुए थे, उनको कल जो है मालकाना हक दिए गए हैं, ओनरशिप राइट दिए गए हैं। ये एक बड़ा फैसला है। इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करती है। मैं आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो वो 30,000 फैमिलियां हैं, वो आज 1.5 लाख से ज्यादा परिवार बन चुके हैं। इस फैसले से 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिला है जो अवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उससे पहले, महीना पहले भी अगर हम देखें, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है, जो स्टेट लैंड के ऊपर बैठे हुए थे पिछले 75 वर्षों से, उनको भी ओनरशिप राइट दिए, मालकाना हक दिए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर वर्ग और हर समाज के साथ बेइंसाफी की है, और खासकर जम्मू के अंदर रहने वाले हर वर्ग के साथ उन्होंने धोखा दिया। हर वर्ग के जो हक थे, उनके हकों को उनसे महरूम रखा और उनको दर दर की दरवाजों के ऊपर जाने के लिए मजबूर किया। आज जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, सीधे तौर पर उस जम्मू कश्मीर के अंदर उनका एक बड़ा एक अहम जो है वो रोल रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर वर्ग को जो है वो उनके साथ इंसाफ मिला है, उनको हक मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेट सेक्रेटरी और मंशूर कमेटी के मेंबर सकीना येतू ने असेंबली इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि इंतखाबात बहुत पहले मुनक्किद किए जाने चाहिए थे, क्योंकि लोगों को सियासी और रोजमर्रा मामलात के हवाले से काफ़ी मुश्किलात है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही अपना मंशूर अवाम के सामने ला रही है। उन्होंने कहा कि लोग अब जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वापस आना कितना अहम है। इंतखाबात जो 10 बरस पहले होने चाहिए, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए यहाँ 2 बार, जो 19 में और आज फिर हुआ है। हमने उस टाइम भी इलेक्शन की टीम जो यहाँ आई थी, कमीशन, हमने उनसे बात की थी। हमने कहा था इकट्ठे दोनों इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि जो एक्सपेंचर इलेक्शन पे खर्चा होता है वो भी बच जाएगा आपका। लेकिन खैर उस टाइम नहीं हुआ। देर आए दुरुस्त आए। 10 वर्षों से लोगों को जो जमहूरी हक से महरूम किया गया था, आज उनको समझ आया कि ये हक हमें वापस देना चाहिए ताकि लोग अपनी मर्जी से जो है अपनी नुमाइंदे चुन सके। और जो मुश्किलातों का अंबार यहाँ, आज देखिए रियासत जम्मू कश्मीर जो एक पुरानी रियासत थी उसको तहस तहस किया गया। 370-35A लैंड गारंटीज, जॉब गारंटीज। आज रियासत जम्मू कश्मीर जो पुरानी रियासत थी, आज यूटी जो है वो नंबर 2 पे है पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में। इसी तरह राशन के मसले, बिजली के मसले, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है। तो इस तरह लोगों के बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जहाँ तक मंशूर कमेटी का सवाल है, उसकी कई मीटिंग्स हुए और ये जो इलेक्शन होगा, ये जब सरकार बनेगी, मैं तो यही लोगों से गुजारिश करूँगी, एक मेजॉरिटी में एक सरकार लाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे भरोसा करिए। और ये मंशूर जो हमारा है लोगों के लिए है, लोगों के मसाइल जो इतने ज़्यादा है 10 वर्षों से, उनमें उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए है। और जब फाइनल होगा इंशाल्लाह सबके सामने आ जाएगा, आप भी उस मंशूर को देखें। छंब असेंबली के गांव कोटमेहरा में कांग्रेस की जानिब से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आला तारा चंद ने बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे और तारा चंद ने असेंबली इंतखाबात को लेकर मकामी लोगों से तफसीली बातचीत की। तारा चंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से सीटें जीतने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आवाम की तरफ से मुकम्मल हिमायत हासिल है। कांग्रेस रियासत में एक मजबूत हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म है। देखिए, इस वक्त इलेक्शन सर पे है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी हमें दी है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम और प्रेसिडेंट साहब और पार्टी के जो बाकी सीनियर नेता हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सबको साथ लेके, गुटबंदी से ऊपर उठ के
एक प्लेटफॉर्म पे सबको जमा करके साथ लेके हम मेहनत करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। सर, कांग्रेस पार्टी की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं विधानसभा को लेकर जम्मू कश्मीर में? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं पिछले 10 साल से तो चुनाव नहीं हुए जहाँ, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो है वो रियासत के हर कोने में है, हर कंस्टिट्यूंसी में है, हर ब्लॉक में है, हर गांव में है। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के ऐलान के साथ ही बारामूला के लोग काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात होने हैं। कस्बे के लोगों का कहना है कि वो हुकूमत हिंद के इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और आज इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से वो बहुत खुश है। नौजवानों का कहना है कि हुकूमत हिंद को रियासत का दर्जा वापस करने का वादा पूरा करना चाहिए। हम इस इलेक्शन को एक फेस्टिवल समझते हैं। जमहूरियत का सबसे बड़ा फेस्टिवल इलेक्शन होता है। तो आज 10 साल बाद यहाँ पर जो असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं तो बहुत ही खुशाइन कदम है और हम इस कदम की सराहना करते हैं। लोग बड़ा वेट कर रहे थे इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा सब्र किया लोगों ने, बहुत ही उन्होंने बर्दाश्त भी किया। 10 साल तक हमें ऐसे ही अपनी सरकार से दूर रखना। देखिए, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। जमहूरियत हमारी देश की पहचान है, हमारी पहचान है। और जिस तरह से पार्लियामेंट में लोगों ने वोट डाला, उन्होंने दिखाया कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरी फ़ैसले ही लोगों के ही हक़ में फ़ैसले होते हैं। तो मैं अपील करता हूँ अपने नौजवानों से, अपने लोगों से, ऐसे इंसान को वोट दें जो आपके दुख सुख में कल को खड़ा हो। पीडीपी लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी इंतखाबात के लिए तैयार है और पीडीपी कामयाबी भी हासिल करेगी। कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसने पार्लिमानी इंतखाबात से कब्ल इत्तेहाद तोड़ दिया था। हम असेंबली इलेक्शन के लिए अकेले लड़ेंगे। बड़े जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और शेख मुख्तार साहब दोनों ने आज ज्वाइन किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। उसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम। देखिए, तैयारियां तो हमारी पहले से थी। अभी ये तो अच्छी बात है कि 6 साल के इंतज़ार के बाद आज इलेक्शन अनाउंस हो गए और हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन की। हम पिछले कुछ सालों से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की बात यह थी कि इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ था। आज इलेक्शन का ऐलान हुआ तो हम पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और इंशाल्लाह ताला जीत भी हमारी। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसफर्स हुई ये कभी नहीं देखा गया कि एक दिन पहले ट्रांसफर्स हुई और दूसरे दिन इलेक्शंस का ऐलान हो गया। बेहतर ये था कि या तो इनको पहले करना था या तो इलेक्शन के टाइम पे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि 100-200 ट्रांसफर्स हो गई है और इसी रात को हो गई। एक रात को ये हो गई, दूसरे दिन सुबह को ऐलान हो गया कि इलेक्शन होना है यहाँ। तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ दाल में कुछ काला है और मुझे लगता है कि अच्छी बात ये नहीं है। मुर्तला ने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमीशन को इसके लिए खत अरसाल नहीं, वो तो हम भी करेंगे। वो तो सही बात है कि ये नहीं होना चाहिए था और उसका हमारा भी एतराज है इस पर कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई खटास पीडीपी की तरफ से नहीं आए। आपको पता है पार्लियामेंट इलेक्शन में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने ये बताया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कहीं नामो निशान है। तो मजबूरन हमें इलेक्शन में उतरना पड़ा, हालांकि टाइम कम था, हम इलेक्शन में उतरे। ये सही बात है कि हमने इलेक्शन हारा, लेकिन दूसरे नंबर पर पीडीपी आ गई। तो आज मुझे लगता है कि वो सिचुएशन ही नहीं है। उन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इसलिए ये इलेक्शन जो है ये अपने दम पर हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी पार्टी के साथ फ्री पोल अलायंस करेगी। हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह ताला देखेंगे जीत। मैं नए सदर को मुबारकबाद देता हूं कि वो सदर बन गए कांग्रेस के। तो इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अभी तक इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, तो हो सकता है कि बातचीत हो, आपस में बातचीत बैठ के हो और ये कब्ल वक्त होगा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या मामला रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। क्यों सुशीला? चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का किया ऐलान। 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव ऐलान के बाद हरियाणा में लगी आचार संहिता। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाने का किया ऐलान। फाइनल वोटर लिस्ट 27 अगस्त को होगी जारी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव के लिए तैयार, प्रदेश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा का किया स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भार ने कहा, 2/3 बहुमत से हरियाणा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के ऐलान पर सियासी जमातों ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बड़े ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। स्टेंजन काउंसिल के सरबराह फारूक खतराली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइंद है, क्योंकि लंबे अरसे से कश्मीर सियासी तातुल का शिकार रहा और अब उम्मीद है कि अवामी हुकूमत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। साबिक मेंबर पार्लियामान अली मोहम्मद नायक के बेटे रफीक अहमद नायक ने बताया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दे रहा है दुरुस्त है कि मज़दाक है और इससे यहाँ सियासी चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए भी राह हमवार हो रही है। 10 साल के बाद 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे यहाँ, जब अर्सवाइल स्टेट थी। आज 2024 में 10 साल के बाद फिर इलेक्शन का बिगुल बज गया है। हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल की अमीक और अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज 10 साल के बाद हमारी यूटी जम्मू कश्मीर के वोटरान को, यहाँ के रहने वालों को फिर 10 साल के बाद अपना जमहूरी हक अदा करने के लिए मौका दिया जा रहा है। इसलिए खैर मकदम कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि पुरअमन फिजा में और गैर जानिबदाराना बगैर किसी दारो खौफ के मुद्दे यही तैमूर तरक्की, यहाँ बेरोजगारी है, कॉलेज अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल है, पुल है, किसी जगह रोड है और खासकर बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दीगर सियासी जमातों के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने के लिए तमाम दरवाजे खुले हैं और इस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। अगर इत्तेहाद नहीं होता है तो कांग्रेस इतनी सलाहियत रखती है कि वो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़े और वो हमेशा पूरे देश में चुनाव लड़ती है, यहाँ भी लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस अपने दम पर बिल्कुल लड़ेगी और ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी इसमें कि क्या करना है। कांग्रेस का बहुत बड़ा दिल है, हमारे लिए सभी के दरवाजे खुले हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ हम अलायंस करके हम लोगों की आवाज के लिए हम साथ मिले। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नायब सदर शक्ति राज परिहार ने डोडा मगरबी असेंबली हल्के से पार्टी कारकुनों का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया और उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए जमीनी सतह पर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। शक्ति राज परिहार ने कहा कि बीजेपी जम्मू सूबे की तमाम 43 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में कमल का फूल खिलेगा। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहले मरहले में 18 सितंबर को असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है। उनकी तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा डेट्स को अनाउंस कर लिया है। इसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि लोग जो चाहते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती थी कि यहाँ पे चुनी हुई सरकार हो, यहाँ असेंबली के चुनाव हों और कल इसकी अनाउंस किया है। हम उसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 24/7 फील्ड में रहती है, तो इसमें चुनाव अच्छे से लड़ा जाएगा और जो लक्ष्य पार्टी का है उसको प्राप्त करने के लिए सारे कार्यकर्ता लगेंगे। इस बार का जो लक्ष्य है, जो असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर के होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है 50 के पार, यानी कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ रहा है। मुल्क के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। इस सिलसिले में आज तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद है। तो वहीं कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ IMC की तरफ से दी गई हड़ताल की कॉल से मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू के GMC और दीगर एलाइड अस्पतालों में OPD खिदमत मुतासिर रही। कोलकाता वाक़ये के खिलाफ एहतजाज में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुतालबा किया कि तमाम इक़दाम उठाए जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनमा न हों। और कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ IMC की कॉल
को लेकर के श्रीनगर के जीएमसी में भी एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने इंसाफ का मुतालबा किया। वहीं एसएनएम अस्पताल लेह के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल के मामले में इंसाफ का मुतालबा किया। डॉक्टरों ने मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए लेह में कायम कलमबंद हड़ताल की और डॉक्टरों ने प्ले कार्ड्स और बैनर लेकर एहतजाजी रैली भी निकाली। वहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवा के डॉक्टरों और अमले ने कोलकाता में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। डॉक्टरों ने मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू से एक रैली निकाली। डॉक्टरों का कहना है कि खवातीन अमला रात की शिफ्टों में काम करने से खौफजदा रहने लगी है। उन्होंने हुकूमत से एक जामा सिक्योरिटी प्लान लाने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने ज्यादती करने वाले अफराद को सजाए मौत देने की मांग की। वहीं जिला अस्पताल रामबन में तैनात तिबी और नीम तिबी अमले ने मगरबी बंगाल के कोलकाता में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी अमला मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए 24 घंटे हड़ताल पर चले गए हैं। जिला अस्पताल रामबन में सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को ही देखा जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दी गई कॉल के सिलसिले में जिला अस्पताल का पूरा अमला 24 घंटे की हड़ताल पर है, जिससे अस्पताल का मामूल का कामकाज ठप हो चुका है और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में तमाम डॉक्टर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर के डॉक्टरों और अमले ने कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। अस्पताल के हादसे में एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर जस्टिस फॉर विक्टिम, जस्टिस फॉर आरजी कार्ड और खवातीन के लिए के खिलाफ तशद्दुद का खात्मा के पैगामात दर्ज किए गए थे। उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और अस्पताल की हिफाजती इक़दाम को बेहतर बनाने की जरूरत को उजागर किया। एसडीएच सोपोर के एक ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि वो इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे में मुत्तहिद है। डॉक्टर का अलमनाक नुकसान मजबूत हिफाजती इक़दाम और जवाबदेही की फौरी ज़रूरत की निशानदही करता है। हम इस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी और इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा। मंगलावाड, नूराबाद, कुलगाम में हालिया दिनों आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक लड़के की मौत वाक़ हुई थी। इस सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिक़ा वज़ीर सकीना ईतू ने लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए अहले खाना को भरपूर मुआवजा और मदद करने की अपील की। छोटा सा बच्चा 15 साल का जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है और बेचारे जो गरीब ये फैमिली थी जो कोठे में रह रहे थे और इसी वजह से इनको ये नुकसान हुआ, जिनके मवेशी भी काफ़ी मर गए और ये बच्चा छोटा जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है 15 साल का था वो। और उसके अलावा जो दूसरा उनका बच्चा है वो भी लगभग 15-10 साल का है, वो भी ज़ख्मी हुआ है। उसकी यहाँ आँख वो भी जली हुई है, उसको भी मैंने देखा है। आज मैं आई थी बंगवाड़ में, उस फैमिली से मिलने गई और वहाँ मैंने उनको ताज़ियत की और मुझे लगता है कि जितना अफसोस किया जाए वो कम है। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि वो अब उस जो उनका कोठा था वो रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो पूरा तबाह हो चुका है और उसको ख़तरा है कि अगर उसमें फैमिली जाएगी भी वो कोठा गिर जाएगा, उनको मज़ीद नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। अब मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि रेड क्रॉस में और फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ के जल्द अज जल्द उनको रिहेबिलिटेट किया जाए उस फैमिली को, ताकि उनका ये जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कुछ हद तक कंपनसेट हो पाए। आशुतोष एक पीएचडी स्कॉलर एक नाकाबिल यकीन मुहिम जुई पर है और उन्होंने बेंगलुरु कर्नाटका से अपने सफ़र का आगाज़ किया। साइकिल पर 18,000 किलोमीटर का सफ़र करना कोई छोटा कारनामा नहीं होता और ये और भी मुतासिर कुन है कि वो इसे तहकीकी मकासद के लिए कर रहे हैं। Sir, whatever information, little information we have of Kashmir before entering Kashmir is all through media channel, you must know, and people fear a lot coming here. But honestly, I should accept that I also feared before putting my first step into Kashmir. But after I have been to Kashmir, it's like the 10th day today, and it's been the best experience so far when it comes to hospitality. Okay. I have my own tent in one of the bags in my cycle, which I use to pitch and stay and move on the next day.
But here in Kashmir, the beauty is if you pitch a tent anywhere, if people see you, they'll say, we have our big house right beside, why don't you come inside our house? And in the last 9 days, I have been hosted 4 or 5 times by different families. So that is the quality of hospitality here. The gestures here are remarkable, sir. Nothing I have seen anywhere else in the country. I have to accept this, that the best hospitality I have received in the country so far is in Kashmir. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सरकार तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 4 अक्टूबर को बीजेपी हरियाणा से होगी बाहर। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा सिंगल डिजिट में रहेगी बीजेपी, हाईकमान तय करेगा कांग्रेस कौन बनेगा मुख्यमंत्री। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का किया ऐलान, 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव ऐलान के बाद करगिल में बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने श्रीनगर की एक गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से मुनक्किदा 3 रोज़ा मुफ्त तिबी कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। इस कैंप में 800 के करीब मरीजों की तिबी जांच की गई। इस कैंप की क़यादत मशहूर ENT माहिर डॉक्टर एहसान अली ने की और इस दौरान सैकड़ों मरीजों में समात के आलात भी तकसीम किए गए। कैंप में वादी और बाहर से आए कई मशहूर डॉक्टरों ने शिरकत की। कान का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनको चाहिए कि टाइम पे अगर लगे कि हाँ कम सुनाई देता है तो एक ENT चेकअप ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चों को पस निकलता है उनको भी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। ज़्यादातर ओल्ड एज पॉपुलेशन में हमने देखा। यहाँ पे तो क्लाइमेट भी ऐसा ठंडा होता है तो पता नहीं चलता इन्फेक्शन है या कुछ है। तकलीफ जो है मोर और लेस एक जैसी ही है। तकलीफ यही है कि यहाँ पर सबसे पहले सर्विस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, इसलिए क्या है कि इनको बहुत साल से जो है सुनने की तकलीफ है। एक जो बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन हमने देखा है वो ये है कि मेजॉरिटी जो लोग आ रहे हैं इनके कान में जो है मैल वगैरह के प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और उसके वजह से सुनने की थोड़ी सी देखा जाए तो 2 से 3% उसमें भी सुनने की थोड़ी तकलीफ आती है। मेरा यही बोलना रहेगा कि ये लोग जो है अपना कान वगैरह थोड़ा हर 6 महीने में एटलीस्ट साफ करवाते रहें। उम्र जैसे ही होता है ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। बहुत बड़े पेशेंट्स जिनको आज तक देखा नहीं या जांचा नहीं गया था, तो इतने सारों को हमने स्क्रीनिंग की और प्रॉपर एडवाइस किया। बहुत सारे टेस्ट भी कराए और लगभग 300 के करीब जिनके हमारे साथ बड़े अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट आए हुए थे बाहर से, तो उन्होंने भी प्रॉपर स्क्रीनिंग भी की और बहुत सारों को हियरिंग एड्स भी दिए। श्रीनगर के SKICC में चिनार बुक फेस्टिवल का आगाज किया गया। ये फेस्टिवल नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन वजारत तालीम, हुकूमत हिंद और ज़िला इंतजामिया श्रीनगर की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़्क़िद किया गया। बाद में पहले कौमी किताब मेले में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान भी शिरकत करेगी। 9 रोज़ा किताब मेले में अंग्रेज़ी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में समेत मुख्तलिफ ज़बानों की किताबों का भी इजरा किया जाएगा। और आपको बता दें कि कई स्टॉल्स भी यहाँ कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी नीलोफर खान और रघुवेंद्र तनवीर चेयरमैन ICCHR इस मौके पर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। हमारे पास इंडिया के अलग अलग कल्चर्स की किताबें हैं, स्पेशली कश्मीर पर आज हमने फोकस करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेस नेम्स इन कश्मीर और 30 सॉन्ग्स फ्रॉम कश्मीर। तो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हम हेरिटेज को ज़िंदा रखें, उसको एक रिफ्लेक्ट करें अपने किताबों और अपने काम के थ्रू। सर रिसर्चर्स ने, स्कॉलर्स ने बच्चों के लिए जो काम कराया है यहाँ पर, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, ताकि ये चीज़ नॉलेज हर एक एज ग्रुप के लिए रहे। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, बिकॉज एक कल्चर को अलाइव रखना आगे की जनरेशन का काम है। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि हम उन पब्लिकेशंस को भी दोबारा रीप्रिंट करवा के अवेलेबल करवाएं।
वादी कश्मीर की मशहूर सूफी शायर हजरत मोमिन शाह साहब का सालाना 30 बरस के बाद जोश व खरोश के साथ उर्स मनाया गया। उर्स के सिलसिले में आस्थान आलिया पर वाक़ ज़िला पुलवामा के चंदगाम इलाके में तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। उर्स के मौके पर आस्थान आलिया पर शब-ख़ानी और दरूद व अज़कार की महफ़िलें आरास्ता की गईं। गई वो क्या वरी यथ मज यह सपदित क्या तो आज कोर बे कोशिश इंशाअल्लाह बफजल हज़रत रब्बुल आलमीन तो परस तोर मगर बांड हेक यथ क्या यह गो लगभग 35 वरी पत परस कोर स्टार्ट परस आय बांड क्या अलबत्त कोर शुरुआत कई तो बना चीज ये थोड़ा अत कोशिश कर दह गोस बे गन चालू तो यह कोर इंशाअल्लाह मुस्तान तो यम सम तालिब यम पत इब्राहिम साहब तलनगाम तालिब हजरत मोमिन शाह साहबन अम पत सचक्राल साहबन तालिब अल्लाह रहमान यह सो जियारत ये दुआ मंगन सह कबूल गसन तो खास कर सूफी शायर तम थद दर्जिक हालांकि यूं कलाम मदगम। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के इलाके पखीरपुरा में वाक़ सूफी बुजुर्ग सईद सुल्तान सईद मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। उर्स का आगाज़ पोशाक बंदी की तकरीब से हुआ और इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबरान और मजहबी स्कॉलर गुलाम रसूल हामी, मीरवाइस बख्तपुरा, पीरजादा शकील रहमान उवैसी और दीगर भी मौजूद रहे। हर कोने कोने में जहाँ भी अवलिया कामिलीन के मरकज़ात नूर है वहाँ पर लोगों का तांता बनना ये अल्लाह ताला की रहमतों की एक जिंदा मिसाल है। यही वजह है कि इस सरजमीन पर जिसे हम फखरपुरा कहते हैं कि हज़रत सैयद अली आली बल्खी अलैहि रहमत व रिदवान का जहाँ मरकज़ नूर है, आज देख रहे हैं कि इस आयत के मिसदाक हज़ारों लोग आते हैं और अपना दामन मुरादों से भर लेते हैं। इसमें कोई दोहरा बात नहीं है कि पिछले 2-2.5 साल से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से हर मुमकिन कोशिश ज़ियारत गाहों में की जा रही है। लोगों की सहूलियत के लिए जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इस वक्त 12वें चिमगोन केंटकताई रिनपोचे ने गोम्पा गांव लेह में बुद्धा के 87 फुट ऊंचे मुजस्मे की तकदीस की। सैकड़ों लोग रिवायती लिबास में आशीर्वाद हासिल करने के लिए हाथ जोड़कर सड़क के किनारे खड़े रहे। मुजस्मे की बुनियाद पर ले जाया गया जहां उन्होंने तारीफी तौर पर चैम्बर का मुआयना किया जो कि ज़बरदस्त नाइबीन से मज़ीन है। पायन संगे संगाला तंगीजा संगाई का हास्कियोते इंटरव्यू जचेस पा थुकजे छे तेने ngaja gonpa yulpe mi mang sangme pia ma diring chikpe jaktik som jezena tene daksa di setu rimboche thai setu rimboche ke tenang ma rimboche kosa chenmoji namskan nino tene kongman la la barbar kyodang manok ibo ma lo ma pojing sting nei ka skyote no tene kong skyote tene ka nyarang ale ngata stone ba ramne zaches nang teo man pa ngata mimang la khete ka ओमने पद्मी ओंगनांग बंजार गुरी लुंग सालचेस पो ये संबेनांग मने खोंग इजुक जिम्बो चुंग nga ta izuk lung jaglung thopche po ma kaspo nok din nga ta pia ma nga gumpa yulpen bia ma skit pe ginok skit po nang ma azuk kurtemo ji ginok nga rangalem tene daksa nga ta ika kazu ajus kya ze na nga nga je ika dakse thund azuk nga ranga je ka azuk jankani committee gyote nok nga je stonba jakani stonba jankani committee gyote nok committee nang tene yulpa nang tene nga je ika sospa nga thundel sospa gumpa jete tene nga je sangma jik sonte tene iwonga lang jang nyote nok tene daksa agyang jang che ina zuwa duli nyote nok tene nga je sangme yuwa vulkani na azu ka siri azu ka yuwa vulkani nangzin la tene kongi ka peps tene tena zogla nga ale tene nga je lamdon social lamdon district sospa ngete ma nga je thigje cheju jengerang duru jezena konguni program ina ika nga ali pro कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बने रहे।